आज हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें सेक्शन 25, 26 और 27 आते हैं। तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हर एक इंसान जिसे रजिस्ट्रेशन कराना है या तो सेक्शन 22 में या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है सेक्शन 24 में, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा हर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में 30 दिन के अंदर अंदर, जहां से वो उस दिन जिस दिन से वो लाइबल है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ऐसी कंडीशन और मैनर जो भी बताए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसके लिए 5 दिन का समय है बिजनेस शुरू करने से पहले। इसके अलावा एक पर्सन हैविंग ए यूनिट एज डिफाइंड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बीइंग ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, उसे अप्लाई करना पड़ेगा सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से अलग, आउटसाइड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्मली 30 दिन, और अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो 5 दिन का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अप्लाई करने के लिए। हर एक इंसान जो सप्लाई करता है इंडिया में, उसको अपने नियरेस्ट, जो भी उसके नियरेस्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट बेस लाइन, वहां पर कोस्टल स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में, वहां पर उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 कहता है एक पर्सन जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसे सिंगल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा एक स्टेट में। अगर उसके एक ही स्टेट में मल्टीपल प्लेसेस हैं तो उसके लिए उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो अलग अलग अप्लाई करना चाहता है अलग अलग जगह के लिए। सबसेक्शन 3 कहता है एक पर्सन दो नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, वो 22 या 24 में नहीं आता है लेकिन उसका मन कर रहा है खुद ही रजिस्ट्रेशन कराने का, तो वॉलंटरली वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तब सेक्शन 4 कहता है एक पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, एक स्टेट में या मोर देन वन स्टेट में, तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं एज पर सेक्शन 25। तो 25 सबसेक्शन 4 के हिसाब से एक इंसान जिसने एक जगह से ज्यादा अलग अलग स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन सेम पेन बेस पर होता है, तो उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है कि जहां पर एक पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन in respect of establishment has an establishment in in another state or union territory, तो भी उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। तो जहां पर अलग अलग स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट हो, अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो, वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। एवरी पर्सन शैल हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर उसे रजिस्ट्रेशन कराना है तो इनकम टैक्स में परमानेंट अकाउंट नंबर उसका होना चाहिए। Provided that a person required to deduct tax under section 51 may have in lieu of permanent account number, टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन नंबर उसके पास है तो भी वो चलेगा। तो या तो परमानेंट अकाउंट नंबर हो या टैक्स डिडक्शन नंबर या टैक्स कलेक्शन नंबर हो। सब सेक्शन 6 से कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall undergo authentication or furnish proof of possession of आधार नंबर इन सब फॉर्म एंड मैनर, जो भी फॉर्म मैनर है उसमें उसे आधार नंबर अपना बताना पड़ेगा। अगर उसके पास आधार नंबर नहीं है तो उसे अपने आइडेंटिटी के लिए अलग से और चीजें ऐसी बतानी पड़ेगी जिससे उसका आइडेंटिटी प्रूफ कर पाए। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन और प्रूफ ऑफ आधार number or furnish alternate or and viable means of identification, registration allotted shall be deemed to be invalid। वो invalid माना जाएगा क्योंकि उसने कोई आइडेंटिटी तो अपनी सही से दी नहीं है।
6B कहता है ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन every individual shall in order to eligible for grant of registration undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such manner as may be recommended by the government provided अगर आधार नंबर नहीं है तो उसको shall be offered alternate available mean of identification गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताएगी कि मतलब 6A में कहता है कि उसे और बताना पड़ेगा, अगर उसने बाद में नहीं बताया तो इनवैलिड हो जाएगा। 6B कहता है कि गवर्नमेंट बताएगी आधार नहीं है तो क्या हो, जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन करा सके। 6C कहता है कि अदर देन इंडिविजुअल जहां पर उसे रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके प्रूफ के लिए आधार नंबर कर्ता का दे सकता है, अगर वो HUF है। मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर का दिया जा सकता है, अगर कंपनी है। फर्म है तो पार्टनर्स का आधार नंबर दिया जा सकता है। मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन, ट्रस्ट के केस में बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होगा, या अदर क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट कहेगी कि भैया इस केस में ये लोग अपना आधार नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर इनके पास आधार नहीं है तो इनके लिए ऑल्टरनेट मीन्स होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो बताया जाए। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 6A 6B 6C शैल नॉट अप्लाई टू सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। यहाँ पर गवर्नमेंट कह सकती है कि इनके लिए आधार की जरूरत नहीं है। Notwithstanding anything contained in subsection 6, a non-resident taxable person may be granted registration on the basis of other document, क्योंकि कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके पास आधार कहाँ से आएगा, इसलिए उसको और चीजों के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वहां पर प्रॉपर ऑफिसर एक्शन ले सकता है टाइम इन द फोर्स रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड है। और नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO और इसके अलावा मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस और एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन जो as may be notified by the commissioner shall be granted a unique identity number in such a manner including refund of taxes or notified supply, तो उसके लिए अलग alternate ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। The registration or unique identity number shall be granted or rejected after due verification. A certificate of registration will be issued in prescribed form. A registration or unique number shall be deemed to have been granted after the expiry of period prescribed under subsection 10 if no deficiency has been prescribed. तो कहने का मतलब ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और 25 में बता रखा है क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है। सेक्शन 26 आता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले हम यहाँ पर एनालिसिस चलो एक साथ ही देख लेंगे 26 और 27 का भी। 26 कहता है सबसेक्शन 1 द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST state goods and service tax or union territory and service tax shall be deemed to be a grant of registration or unique number that is under the act subject to condition that the application for registration or unique identity number has not been rejected under the act within the time specified। तो क्या रखा है कि किसी और एक्ट में वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हुआ हो, रिजेक्ट ना हुआ हो। और इसके अलावा यहाँ पर डीम्ड रजिस्ट्रेशन है द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर under the State Goods and Service Act or the Union Goods Territory Act and the Service Tax Act shall be deemed to be a grant of registration और यूनिक आइडेंटिटी मतलब आपने एक जगह रजिस्ट्रेशन लिया है तो हर जगह रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। आपको CGST एक्ट, IGST एक्ट और UTGST में सब में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वो सभी में काम करेगा।
डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन section 25 subsection 10, the rejection of application for registration under the state act will be taken as a deemed to be rejected under the other act also। इसका मतलब एक में रजिस्टर्ड है तो सभी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक में आप डिस्क्वालिफाइड है तो सभी में डिस्क्वालिफाइड। उसके बाद है 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। The certificate of registration issued to a casual taxable person or non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the registration or 90 days from the effective date of registration, whichever is earlier, and such person shall make taxable supply only after the issuance of certificate of registration। मतलब कैजुअल पर्सन या नॉन रेजिडेंट है, उसको जो टाइम पीरियड बता रखा है रजिस्ट्रेशन में या 90 दिन जो भी जल्दी आएगा वही माना जाएगा, और इसके अलावा वो जब तक उसके हाथ में रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता जब तक वो टैक्सेबल सप्लाई कर नहीं पाएगा। प्रोवाइडेड दैट प्रॉपर ऑफिसर मे ऑन सफिशिएंट कोर्स बीइंग शोन बाय द टैक्सेबल पर्सन, ये 90 डेज को बढ़ाया जा सकता है, बट आगे और 90 दिन ही मैक्सिमम और बढ़ाया जा सकता है, उससे आगे नहीं। फिर सबसेक्शन 2 कहता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25(1) मेक एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स in an amount equivalent to estimate tax liability of such person for the period which the registration is sought। तो जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है और जितनी सेल करने की उम्मीद है उतनी सेल के लिए उससे जीएसटी एडवांस में जमा कराना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट जहां पर उसे एक्सटेंशन मिल रहा है तो एक्सटेंशन के लिए एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा उस एक्सटेंशन में जितनी सेल होने की उम्मीद है, और जो अमाउंट डिपॉजिटेड की है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ी रहेगी और उसको यूटिलाइज करेगा जैसा सेक्शन 49 में लिखा है। अब हम इस सेक्शन 25, 26 और 27 को एनालाइज करते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन 25 सेक्शन में बताया गया है, साथ में सीजीएसटी रूल्स हैं। तो ये बता रखा है कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन 27 में बता रखा है और डीम्ड रजिस्ट्रेशन 26 में। तो आपको जीएसटी में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जमा करानी पड़ेगी www.gst.gov.in पर, ठीक है। और सीजीएसटी रूल में फॉर्म बता रखे हैं अलग अलग फॉर एवरी प्रोसेस इन रजिस्ट्रेशन chain such as application for registration, acknowledgement, query rejection, show cause notice, cancellation वगैरह सबके separate standard format है। This makes the process uniform all over the country. Decision making process has been expedited. Strict timeline have been stipulated for the completion of different stages of registration। तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 कहता है कि वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई द रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब और कहां अप्लाई करना है। तो अगर पर्सन लाइबल है सेक्शन 22, 24 में आपका सेल हो गई है, लिमिट से ज्यादा है, या फिर आप जैसे 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो आप जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हो हर एक उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 30 दिन के अंदर अंदर कराना पड़ेगा जब आप लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट है तो उसको 5 दिन बिजनेस शुरू करने से पहले अप्लाई करना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सुगम सर्विस लिमिटेड है और वो एंगेज्ड है टैक्सेबल सप्लाई और सर्विसेज इन दिल्ली। टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा हुई है 1 नवंबर को, तो सर्विसेज के लिए 20 लाख की लिमिट है, 1 नवंबर को है तो 1 नवंबर के 30 दिन बाद तक मतलब 1 दिसंबर तक उसे हर हालत में अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 30 दिन का टाइम है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हर स्टेट में
आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, और अगर आप चाहें तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बस स्टेट वाइज होना है, ठीक है। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है कि मतलब पूरे इंडिया में एक ही रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। मल्टीपल स्टेज में मल्टीपल ब्रांचेस है तो हर एक स्टेट वाइज उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक ही स्टेट में अलग अलग ब्रांचेस है तो आप एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जो प्रिंसिपल प्लेस बताइए आप बिजनेस का, और बाकी के एडिशनल प्लेस होंगे, और एक ही रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो ले सकते हैं एक स्टेट। सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन ए सेम स्टेट आप चाहें तो ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, इसमें कोई मनाही नहीं है ना। मल्टीपल प्लेसेस के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप करा सकते हैं, ठीक है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आपको हर जगह की, और आपको हर एक जगह के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। सेपरेटली प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन पे टैक्स ऑन द सप्लाई सर्विस बोथ मेड टू अनदर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन एंड इशू टैक्स इनवॉइस। सप्लाई आपस में एक दूसरे को माल देंगे तो भी उसका टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। तो कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है कि विद इन स्टेट आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराएं। A registered person obtain separate registration for a place of business shall submit a separate application. The provision of Rule 9 and 10 जो आगे बताए जा रहे हैं related to verification and grant of registration, वो अप्लाई होंगे रूल के हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 17 में लिखा है, मीठालाल एंड सन्स महाराष्ट्र में सप्लायर है, उनकी 3 ब्रांच है, महाबलेश्वर, पुणे, मुंबई, तीनों महाराष्ट्र में है। मुंबई पुणे ब्रांच गारमेंट का सप्लाई करती है, महाबलेश्वर शूज का सप्लाई करती है। Either it can obtain single registration for Maharashtra declaring the one of the branches and other 2 branches as additional branches, or it can obtain separate registration for 3 branches, ये उनकी इच्छा है। In case Mittal and Sons opt to have separate registration for its all 3 branches and Mumbai branch sends some garment for sale to Pune, Mumbai branch must raise a tax invoice and pay tax on such transfer of Pune. तो इन्हें फिर हर एक पर टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कंपोजिशन लिवाई इन केस सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन ए स्टेट। इफ ए पर्सन इज पेइंग टैक्स फॉर वन ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर नॉर्मल स्कीम, he cannot opt to pay tax under composition levy for any other place of business. ये कह रहे हैं कि कंपोजिशन लिवाई अगर आपका हो रहा है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, मल्टीपल बिजनेस विद इन द सेम स्टेट, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि एक में हम नॉर्मल और एक में कंपोजिशन जा रहे हैं, ऐसा अलाउ नहीं है। मतलब आपको हर एक में पूरे बिजनेस के लिए कंपोजिशन कराना पड़ेगा या पूरा नॉर्मल चलना। If one of the place of business separately registered of a registered person become ineligible to pay under the composition, all other registered place of business of said person would also become ineligible. एक ineligible है composition के लिए तो सभी ineligible. The provision of rule 9 and 10 related to verification भी हमारे applicable हो जाएंगे। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन आपकी इच्छा है, आप अगर लिमिट में नहीं आते हैं सेल की और उससे कम सेल है तो भी आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिंक्ट पर्सन एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो हम एस्टेब्लिशमेंट डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे अगर ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट, तो उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे, और उनकी जो जगह है जहां पर वो काम करते हैं उसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। पेन की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए, बट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन
के पास और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उसे हम रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी नंबर, एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे हमारा यूएनओ हो गया, इस टाइप की एजेंसी हैं जो नोटिफाइड हैं, तो उनके लिए हम बजाय रजिस्ट्रेशन नंबर में हम उनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर इशू कर देंगे। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिटी नंबर रिफंड वगैरह के लिए जरूरी होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ये सेंट्रलाइज्ड होता है विद इन ऑल ओवर इंडिया, एक ही आप यूआईएन दे देते। ठीक है, तो ए पर्सन हैविंग यूआईएन इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो रिफंड ले सकता है। ठीक है, ए प्रॉपर ऑफिसर में अपॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, आफ्टर फिलिंग अप द सेड फॉर्म और आफ्टर रिसीविंग ए रिकमेंडेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यूआईएन इशू कर देंगी 3 दिन के अंदर अंदर। तो मोटर रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, जहां पर सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च वगैरह से लगता है ऑफिसर को कि यहाँ रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, वो खुद भी रजिस्ट्रेशन दे सकता है, कोई अप्लाई करे या ना करे। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी बेसिस पर दे सकता है। Such person shall either submit an application for registration within the 90 days from the date of grant of temporary registration. टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए होता है। 90 दिन के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, या आप एक अपील कर सकते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये आपको कह सकता है कि भैया मैं आपको टेम्परेरी बेसिस पर रजिस्टर कर रहा हूं और ऑर्डर भेज सकता है। मान लिया आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा 90 दिन के लिए हो सकता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि 90 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन भेज दें, या आपको लगता है कि भैया मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और ये जबरदस्ती मेरा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आप उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकते। इन केस सेकेंड पॉइंट में जहां अपीलेंट अथॉरिटी ने अपहोल्ड किया लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर। जहां पर अपील करा उस इंसान ने कि मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में ऑर्डर किया और वो केस हार गया, तो जब ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट में तो 30 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्ट्रेशन कराना। प्रोविजन रिलेटेड टू वेरिफिकेशन एंड इशुएंस, वही बार बार बोल रखा है कि वो अप्लाई हो जाए। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 रेड विद रूल नंबर 8, 9 एंड 10, इसके बारे में। Provision related to procedure for application for registration, verification of the application and approval and issue of registration certificate 8, 9, 10 में दे रखे, इसे हमें सेक्शन 25 के बाद साथ में पढ़ना चाहिए। अब प्रोसीजर फॉर ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है कंपोजिशन वाले पर भी, और इसके अलावा वॉलंटरी वाले पर भी, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। लेकिन ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं होते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन पर। 51 में जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है और 52 में जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। A person supplying OIDAR services from the place outside India to a non-taxable online recipient, उस पर भी अप्लाई नहीं हो। Separate registration form and procedure have been prescribed for each of the aforesaid person. इनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर रिलेटेड टू एनआरटीपी, टीडीएस एंड टीसीएस तो हम बाद में सब पढ़ेंगे,
लेकिन OIDAR फाइनल लेवल। तो इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड बी। In order to cater the need of taxpayer who are not IT savvy, facilitation center have been established which have the taxpayer in submitting the application for registration, amending the registration certificate, submitting application for cancellation, revocation of registration etc. तो इनके अलग से आपकी हेल्प करने के लिए भी जगह है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, a person having unit in SEZ, an SEZ developer will have to make a separate application for registration as distinct person from his place of business located outside SEZ in the same state. तो अगर आपका SEZ में भी काम है और SEZ से बाहर भी सेम स्टेट में भी है तो भी आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। Thus there may be a case where two units of a taxpayer are located in same state, one in SEZ, one in outside SEZ, तो उसे सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, दो रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेगा। सुवर्णा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है यूपी में, इनकी दो यूनिट्स हैं, एक SEZ में है और दूसरी SEZ से बाहर है। तो जीएसटी के हिसाब से एक रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में रिक्वायर्ड है, लेकिन इस सिचुएशन में इनकी जो दो यूनिट है, एक SEZ में एक SEZ से बाहर, तो इन्हें दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि एक SEZ के अंदर है और एक SEZ से बाहर है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन डायग्राम में बता रखा है। एवरी पर्सन जिसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहा है, उसे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा और एक फॉर्म जीएसटी REG1 रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म का पार्ट ए कॉमन जीएसटी पोर्टल पर भरना पड़ेगा। पैन वैलिडेट होगा ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम CBDT database and is also be verified through separate OTP sent to PAN link मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। फिर एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और वो एप्लीकेंट को बताया जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल पर। उस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा एप्लीकेशन इन पार्ट बी और डॉक्यूमेंट वगैरह भी उसमें डाल देगा। पार्ट बी में डिटेल्स आएगी, जैसे बिजनेस कंपोजिशन में लेना चाहते हैं, यानी कब से बिजनेस शुरू हुआ, क्यों रजिस्ट्रेशन हो रहा है और एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस का, नेचर क्या है बिजनेस का और अदर प्लेसेस क्या हैं, बैंक डिटेल्स क्या है, सिग्नेटरी क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी काम पार्ट बी में कराने पड़े। ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन एक एक्नॉलेजमेंट इशू होगा इलेक्ट्रॉनिकली। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो अप्लाई कर रहा है उसको एडवांस डिपॉजिट कराना पड़ेगा पैसा, तभी उसको एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। और एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज इन पार्ट सेकेंड। तो ये हमें बता रखा है। तो पार्ट सेकेंड हमें बताता है कि प्रॉपर ऑफिसर को जब ये मिलेगी एप्लीकेशन तो वो एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, और अगर ये सबको लगता है कि ठीक है तो रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर अंदर दे देगा एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विदाउट द साइट वेरिफिकेशन if applicant successfully validate his Aadhaar authentication. Registration is granted within 30 days after verification of site and prescribed document. Where applicant fails to undergo Aadhaar authentication, does not opt for Aadhaar, where ये लगता है कि साइट वेरिफिकेशन
जो है हमारा प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इट फिट टू कैरी आउट साइट वेरिफिकेशन और where a person who has undergo Aadhaar authentication is identified on common portal based on the data analysis and risk parameters to carry out site verification. तो कहने का मतलब ये है कि अगर साइट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो 7 दिन में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा अगर उसने आधार वेरीफाई कर लिया है और अगर उसने आधार वेरीफाई नहीं किया है या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि साइट की वेरिफिकेशन होनी चाहिए तो साइट की वेरिफिकेशन के 30 दिन में रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। अगर एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस देगा और बोलेगा कोई भी इंफॉर्मेशन उसे जो चाहिए वो मांगेगा। ठीक है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिटेड डेट वो कहेगा कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर एप्लीकेंट ने क्लैरिफिकेशन वगैरह दे दिया है नोटिस के 7 दिनों के अंदर अंदर और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो वो फिर अगले 7 दिनों में इशू कर देगा सर्टिफिकेट। अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो वो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। तो यहाँ 30 जब उसे लग रहा है कि कुछ और क्लैरिफिकेशन की उम्मीद है तो पर्सन ने उसके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया या फिर उसे लगता है साइट वेरिफिकेशन करना चाहिए और उसने साइट वेरिफिकेशन के लिए बोला और 30 दिन में उसको सारा करना होगा काम, नहीं तो 7 दिन में। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास एप्लीकेशन आएगी, अगर आप आधार से वेरीफाई करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा 7 दिन। और अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो 30 दिन तो कम से कम लगेंगे और आधार वेरिफिकेशन होने के बाद भी 30 दिन लग सकते हैं अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि साइट वेरिफिकेशन की जरूरत है। और इन केस आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं तो वो आपसे एप्लीकेशन में जो कमियां उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं और वो क्लैरिफिकेशन देने के बाद में फिर वही 7 और 30 दिन का फंडा रहेगा कि अगर उसे लगता है सब ठीक है तो 7 दिन, नहीं तो 30 दिन वो ये आपको रजिस्ट्रेशन। डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन किया सब कुछ सही है फिर भी 30 दिन तक आपको नहीं हुई एप्लीके रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो ये मान लिया जाएगा कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और अगर ए कैटेगरी में है तो 7 दिन में मान लिया जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब कुछ प्रॉपर है। तो ए और बी कैटेगरी में, ए में हमने जहाँ देखा कि ए में आपका 7 दिन का टाइम है और बी में आपका 30 दिन का। ये 7, ये ए और ये बी जो लिखा हुआ, ठीक है। और सी में जब आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा उस क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद के 7 दिन में आपको या 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। आधार का ऑथेंटिकेशन आपका जो नंबर है उसके थ्रू, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मोबाइल वगैरह के थ्रू उसका आधार का ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। कैसे होगा? नया रजिस्ट्रेशन है तो वाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन तो एप्लीकेंट के पास एक ऑप्शन आता है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहता है या नहीं। अगर करेगा तो फिर वो 7 दिन का टाइम में आ जाएगा, नहीं तो वो 30 दिन। 7 दिन में करना चाहते तो करना ही चाहिए, आधार का के थ्रू ही जाना चाहिए। ठीक है। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है जैसे ऑल द रेगुलर टैक्स पेयर एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू गेट आधार ऑथेंटिकेटेड फॉर एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो वो आधार करेंगे तो उसके लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़े। तो ये सब उसके बारे में बता रखा है, टाइमिंग्स वगैरह। ठीक है। और कौन कौन है जिसे कराना होगा? प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमने बात करी थी वो सारी बातें लिखी हुई है।
जहां पर आधार नंबर नहीं है उस सिचुएशन में आधार नंबर अगर नहीं है तो इंडिविजुअल या क्लास ऑफ पर्सन है तो उनके लिए ऑल्टरनेट बताया जाएगा कि क्या क्या ऑल्टरनेट है उनके लिए, आधार के अलावा कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ नहीं है वहां पर उसका साइट वेरिफिकेशन वगैरह या और काम होंगे, वो काम करने पड़ेंगे। 30 दिन का टाइम हो जाएगा, 7 दिन की बजाय, वो हम अभी बात कर चुके हैं। तो ये सब हमारा बता रखा है कि कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या चीजें चलेंगी। पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक पासबुक जहाँ पर फोटोग्राफ भी है, अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया तो एनरोलमेंट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना। तो ये इस तरीके से है, और जब भी आधार उसको मिल जाएगा तो उसे आधार मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर अपना ऑथेंटिकेट प्रूफ जमा कराना पड़ेगा आधार से रिलेटेड। ठीक है। कुछ लोग आधार से एग्जेम्प्ट है जिन्हें आधार से कराने की जरूरत नहीं है, जैसे जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, स्टेट या डिपार्टमेंट है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक अंडरटेकिंग, पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिटी नंबर, सबके लिए आधार जरूरी नहीं। Furnishing of bank details as seen in the diagram outlining the procedure for registration while filing the application. In part B of is required to furnish the detail of the bank account. वो हमने पढ़ा था कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो रूल 10A relax this requirement to a limited extent. In pursuant to the same, the registered person is allowed to furnish information with respect to detail of bank account or any other information as may be required on a common portal in order to comply with any other provision soon after obtaining certificate of registration, but not later than 45 days from the date of registration. मतलब आप 45 दिन में डाल सकते डिटेल्स। ठीक है। However, this relaxation is not available for those who have been granted registration in TDS or TCS collector. तो उनको तो they are mandatory required to furnish the bank account at the time of application. Physical verification of business premises in certain cases, जहाँ पर लगता है where the proper officer को लगता है कि physical verification की जरूरत है, या जहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है वहाँ पर वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बोलेंगे। तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट along with the other document including photograph shall be uploaded in prescribed form on common portal within 15 days following the date of such verification. तो वो हो जाएगा issuance of registration। तो यहाँ लिखा है where the applicant for grant of registration has been approved, तो एक रजिस्ट्रेशन आएगा और फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 6 showing the principal place and alternate place और to the applicant on the common portal, और उसमें एक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, GST बोलेंगे जिसे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के 3 दिन में आ जाएगा। तो GST फॉर्मेट में स्टेट कोड होता है शुरू का 2, फिर पैन होता है, फिर एंटिटी कोड होता है, और डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट GST इन द नेम बोर्ड। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने लोकेशन पर दिखाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा बोर्ड पे। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट पर्सन बिकम लाइबल। अगर उसने जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है उसके 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दिया है, तो जिस दिन से रिक्वायर्ड है उस दिन से रजिस्टर्ड माना जाएगा। और अगर उसने 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा उस दिन से रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। मतलब अगर सपोज कोई 1 नवंबर 24 को रजिस्ट्रेशन उसे कराना जरूरी है, और सपोज उन्हें 10/11/24 को अप्लाई कर दिया, 10 दिन में ही कर दिया, 30 दिन की बजाय 10 दिन में कर दिया, और उसको रजिस्ट्रेशन मिला मान लिया 5 दिसंबर को, तो रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट 1 नवंबर ही मानी जाए। ठीक है। और अगर उसने अप्लाई ही बाद में किया, उसने अप्लाई करा 1 दिसंबर को 30 दिन के बाद, तो फिर और रजिस्ट्रेशन मिला उसको सपोज 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाए।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19, सुगम सर्विसेज लिमिटेड है एंगेज्ड है टैक्सेबल सर्विस ऑफ सप्लाई और सर्विस इन मध्य प्रदेश। टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है इनकी 1 नवंबर को, तो इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर मतलब 1 दिसंबर तक अप्लाई करना पड़ेगा। इन्होंने अप्लाई करा 28 को और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया 5 को, तो इफेक्टिव डेट 1 नवंबर ही मान, बाई चांस यहाँ पर भी 1 नवंबर ही बोल रखा। इन अबाउ एग्जाम्पल अगर इन्होंने 3 दिसंबर को अप्लाई किया और 10 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन हुआ तो 10 दिसंबर ही इफेक्टिव डेट मानी। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर वरुण इंडस्ट्री की मुंबई में 40 लाख से ज्यादा हुई है 1 अगस्त को, 30 दिन में इन्हें अप्लाई करना है। इन्होंने अप्लाई कर दिया 20 अगस्त, तो 1 अगस्त ही मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया 25 को लेकिन 1 अगस्त मानी। ठीक है, तो 1 अगस्त मानी, ये लिखा। ठीक है, और उसके बाद है श्वेता इन्फोटेक सर्विसेज है पुणे में, और एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 25 सितंबर को हुई है, तो 30 दिन में करना है लेकिन इन्होंने लेट करा है, तो रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर को मिला है, तो 5 नवंबर मानी जाएगी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो माना। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है या कैजुअल पर्सन है, उन्हें 5 दिन पहले बिजनेस स्टार्ट होने से 5 दिन पहले अप्लाई करना है कम से कम, और जितना भी उनका टैक्स देना बनता है लगभग वो जमा कराना पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या है? बिफोर गोइंग इनटू द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, हमें पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन? There may be a case where a person has registered business in some state in India but wants to effect supply from some other state in which he does not have any fixed place of business. That person needs to register in a state from where the seek to supply as a casual taxable. CGST Act defines a casual taxable person as a person who occasionally undertake the transaction involving supply of goods or service or both in the course of furtherance of business, whether as principal agent or in any other capacity in a state union territory जहां पर उसका fixed business नहीं है. Further, he cannot exercise the option to pay tax under composition levy. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. मान लिया एक महाराष्ट्र में फर्म है और यहीं से वो सेल करते, सप्लाई करते, ठीक है, और इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा महाराष्ट्र। मान लिया ट्रेड फेयर में आए और ट्रेड फेयर में इन्होंने, नवंबर में ट्रेड फेयर लगता है, नवंबर में ट्रेड फेयर आए और अब ट्रेड फेयर दिल्ली में, दिल्ली से माल बेचेंगे, सप्लाई करेंगे। तो अब दिक्कत ये है कि इनका प्रिंसिपल प्लेस तो महाराष्ट्र में है लेकिन ये दिल्ली में ट्रेड फेयर में दिल्ली में माल बेचना चाहते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, बस 14 दिन के लिए, उसके बाद ये वापस महाराष्ट्र चले जाएंगे। तो इन्हें कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में ये रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। कृष्ण देव एंड कंपनी एंगेज्ड इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इन राजस्थान, और ये 5 दिन की एग्जीबिशन में दिल्ली में आना चाहते हैं। हाउएवर इट डज नॉट हैव ए फिक्स प्लेस इन द दिल्ली, तो इस सिचुएशन में ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन माने जाएंगे दिल्ली में। अगर दिल्ली में इनका प्रिंसिपल प्लेस है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। Non-resident taxable person, a person who is a foreigner and occasionally wants to effect taxable supply from any state in India needs GST registration for the same. That person need to register in a state form where he seeks to supply as a non-resident taxable person. तो यहाँ पर non-resident taxable person as a person who occasionally undertake transactions involving supply of goods or service or both, whether as a principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed business in India. तो fixed business नहीं है, कभी कभी आते हैं और सप्लाई करते हैं। He cannot exercise the option to pay the under composition levy. Composition levy में वो नहीं आ सकते, ठीक है। Based on the aforesaid definition, following points merit consideration. Casual taxable person does not have a fixed place of business in state जहां पर वो रजिस्ट्रेशन के लिए कहना चाहता है, जहां से वो सप्लाई करना चाहता है।
ऐसे ही जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसका फिक्स प्लेस इंडिया में नहीं है। Casual taxable person has to undertake transaction in the course of furtherance or business where the business test is absent in the definition of NRT। तो नॉन रेजिडेंट के लिए बिजनेस का फर्दरेंस जरूरी नहीं है, लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जरूरी है। स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस हैं इनके लिए, और 5 दिन के लिए इन्हें कम से कम एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और पैसा भी जमा कराना पड़ेगा, जितना पैसा इनको लगता है जीएसटी कलेक्ट होगा। पेन बेस्ड है तो नॉर्मल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को तो पेन के लिए करना पड़ेगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के पास पेन नहीं है तो उसके लिए बाकी के और डॉक्यूमेंट भी काम आ सकते हैं। पासपोर्ट भी चलेगा उसके लिए, है ना, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ में वो दे सकते हैं ना। और sign and verified through the electronic verification code by his authorized signatory who is an Indian resident. However, in case of business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number of which the entity is identified with the government of country or its PAN is available। मतलब आपको डिटेल्स उस हिसाब से देनी पड़ेगी जो उस सिचुएशन में रिक्वायर्ड है। जो वैलिडिटी है वो 90 दिन के लिए मैक्सिमम रहेगी और 90 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है अगर आप बताते हैं, अपना रीजन बताते हैं और आपका रीजन मान लेते हैं ऑफिसर जीएसटी के, तो आपको 90 दिन के लिए और मैक्सिमम बढ़ा सकते। एडवांस आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, टैक्स जो भी आपको लगता है टैक्स जमा कराना पड़ेगा एडवांस में। डीम्ड रजिस्ट्रेशन 26 में है कि रजिस्ट्रेशन अगर आप का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वो सिंगल रजिस्ट्रेशन होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी आपका एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने एक में रजिस्ट्रेशन कराया तो ये सभी एक में माना जाता है, ठीक है। तो एक ही रजिस्ट्रेशन है और रिजेक्ट हुई एप्लीकेशन तो सभी में रिजेक्ट मानी। और इसके अलावा सेक्शन 51 में अगर आपने टैक्स डिडक्ट करना है या 52 में टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए भी अलग प्रोविजन है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट करना पड़ेगा डिफरेंट प्रेस्क्राइब फॉर्म में और जीएसटी पोर्टल पर, और इन्हें 3 दिन में दे would be granted registration within 3 days from the date of submission after due verification। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग से ये दिया।